कहानी की शुरुआत होती है अनेक अड्डे नाम के एक शांत शहर से, लेकिन अचानक ही वहां आतंक का साया मंडराने लगता है। एक ऑटो लाउडस्पीकर पर पूरे शहर के लोगों को सावधान कर रहा है कि कुछ दिनों से शहर में रहस्यमयी मर्डर हो रहे हैं। पुलिस सभी को अकेले घर से बाहर ना निकलने और किसी भी अजनबी से लिफ्ट न लेने की सलाह दे रही है। इसी शहर में पोस्टिंग होती है इंस्पेक्टर सीताराम की। सीरियल किलर इस वक्त इतना बेखौफ हो चुका है कि उसने हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर को भी मार डाला है, जिसकी वजह से आम जनता गुस्से में पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ जमा करके खड़ी है। इस भयंकर तनाव के बीच हमें सीताराम के बचपन के दिनों में ले जाया जाता है। सीताराम की एक बड़ी बहन थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी बहन किसी लड़के को लव लेटर लिखते हुए उनके सख्त पिता के हाथों पकड़ी जाती है। गुस्से में आकर पिता उसे घर से निकाल देते हैं। कई सालों बाद जब वह बहन प्रेग्नेंट हालत में वापस आती है, तो पिता उसे फिर से दुत्कार देते हैं। सिर्फ यही नहीं, वह सीताराम को भी धमकी देते हैं कि अगर तुम इसके साथ गए तो मैं तुम दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार कर दूंगा। डर के मारे सीताराम उस दिन अपनी बहन को घर के अंदर नहीं बुलाता, और इसी नाराजगी में उसकी बहन हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। सालों बाद अब उस बहन के पति का ट्रांसफर इसी शहर के बैंक में हुआ है। उनकी 16 साल की एक बेटी भी है, लेकिन अतीत के उस अपमान की वजह से बहन और उसका पति आज भी सीताराम से कोई रिश्ता नहीं रखते और उसे देखते ही कतरा कर निकल जाते हैं। इसी बीच थाने में एक बूढ़ी औरत की बीमारी से मौत की खबर आती है, जो पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करती थी। सीताराम उसके घर जाकर उसके बेटे को सांत्वना देता है, लेकिन उसके अगले ही दिन थाने में एक महिला अपने बेटे के साथ आती है और शिकायत दर्ज कराती है कि उसके पति अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास छोड़ने गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। सीताराम उनका फोन ट्रेस कराने की कोशिश करता है, पर फोन स्विच ऑफ मिलता है। तभी अचानक जंगल से एक पुलिस कॉल आता है। सीताराम मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि उसी लापता पति की लाश वहां पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर लोहे की फेंसिंग वायर यानी कटीले तारों से बहुत बेरहमी से बंधे हुए हैं, और पूरे शरीर पर चाकू के गहरे जख्म हैं। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताते हैं कि किलर ने विक्टिम पर 50 से ज्यादा बार वार किया है, जिससे साफ पता चलता है कि कातिल के अंदर किसी बात को लेकर बहुत गहरा गुस्सा भरा था। डॉक्टर को शक होता है कि ये किसी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले साइकोपैथ का काम है। इसी दौरान स्क्रीन पर एक नया मर्डर दिखाया जाता है, जहां एक आदमी घर के अंदर किसी को चाकू से बेरहमी से मार रहा है। कुछ दिनों बाद जंगल से एक और डेड बॉडी मिलती है, जिसका मर्डर पैटर्न भी बिल्कुल सेम था। सीताराम अपनी पुलिस टीम को समझाता है कि यह साइकोपैथ बहुत चालाक है, जो जानबूझकर लाश के पास कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। तभी एक ढाबे पर सीताराम से मिले सबस्टियन नाम का एक आदमी आता है। वह रोते हुए अजीब अजीब बातें करने लगता है और शिकायत करता है कि एक लड़का उसकी बेटी को बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। सीताराम उसे पुलिस स्टेशन आकर एफआईआर लिखवाने को कहता है। तफ्तीश के दौरान सीताराम को पता चलता है कि आखिरी विक्टिम अक्सर एक बार में जाया करता था। बार का मालिक बताता है कि विक्टिम की बेटी उसकी वाइफ से म्यूजिक सीखती है, और आखिरी बार विक्टिम ने कुछ टिप्पर ड्राइवर से परेशान होकर उससे 200 रुपए उधार मांगे थे। सीताराम तुरंत वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच जंगल में शराब पी रहे एक और आदमी को झाड़ियों में से कोई खींचकर मौत के घाट उतार देता है। जब सीताराम थाने में उन टिप्पर ड्राइवर से पूछताछ कर रहा होता है, तभी सबस्टियन भी वहां आता है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि किलर ने एक और मर्डर कर दिया है। जब सीताराम क्राइम सीन पर जाने के लिए अपनी अलमारी चेक करता है, तो उसे अपनी सर्विस गन गायब मिलती है। ऑफिस में सिर्फ टिप्पर ड्राइवर्स और सबस्टियन ही अकेले थे, इसलिए शक गहरा जाता है। दूसरी तरफ सबस्टियन के घर में वही चोरी की हुई गन दिखाई जाती है। सीताराम अब उस लड़के का पता लगाता है जिसके खिलाफ सबस्टियन ने शिकायत की थी। तभी एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि वह लड़का पिछले 3 महीने से गायब है, और सबस्टियन की बेटी तो 3 महीने पहले ही सुसाइड करके मर चुकी है। अपनी जवान बेटी की मौत के सदमे से सबस्टियन मानसिक संतुलन खो चुका है, और उसे स्कूल के टीचर की नौकरी से भी निकाला जा चुका है।
वह असल में खाली घर में अपनी मरी हुई बेटी का भ्रम यानी इल्यूजन देखता है। सीताराम छानबीन करते हुए सबस्टियन के घर पहुंचता है। वहां उसे खून से सना हुआ चाकू और बेहद बदबूदार बंद कमरा मिलता है। सीताराम जैसे ही उस कमरे के अंदर रखे एक बड़े ड्रम को खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर उसी लापता लड़के की सड़ी गली लाश बंद थी। तभी सबस्टियन पीछे से आकर सीताराम पर उसी की चोरी की हुई गन से फायर कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और ऐन वक्त पर पुलिस फोर्स वहां पहुंचकर सबस्टियन को गिरफ्तार कर लेती है। अब सबको लगता है कि केस पूरी तरह सॉल्व हो चुका है और शहर सुरक्षित है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। बाहर घूम रहा एक अनजान कातिल कांस्टेबल वसंथा को ठीक उसी पुराने पैटर्न में यानी कटीले तारों से बांधकर चाकू से गोद देता है। इसका मतलब साफ था कि सबस्टियन असली सीरियल किलर नहीं था। उसने तो सिर्फ अपनी बेटी के आशिक को मारा था। असली कातिल अब भी बाहर खुलेआम घूम रहा है। वसंथा की लाश मिलने के बाद सीताराम को उसकी यूनिफॉर्म की जेब से एक म्यूजिक क्लास की फीस रसीद मिलती है। अब सीताराम के दिमाग में सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। अब तक जितने भी बाप मारे गए थे, उन सब की बेटियां उसी एक म्यूजिक क्लास में पढ़ती थीं। सिर्फ यही नहीं, जांच में यह भी पता चलता है कि मारे गए पिताओं के घर के बाहर एक खिलौना यानी टॉय वीणा पड़ी हुई मिली थी। सीताराम को याद आता है कि ऐसी ही एक टॉय वीणा की फोटो उसने एक बहुत पुरानी केस फाइल में देखी थी। वह तुरंत उस पुराने केस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर से मिलता है, जो फ्लैशबैक में असली किलर के अतीत की खौफनाक कहानी सुनाते हैं। सालों पहले काव्या नाम की एक लड़की उसी म्यूजिक क्लास में जाती थी और मंजू नाम का एक लड़का उससे बेहद प्यार करता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए गांव के एक बुढ़े आदमी ने उन दोनों को साथ देख लिया। मंजू के लाख मिन्नतें करने के बावजूद उस बुढ़े ने जाकर काव्या के अमीर और रसूखदार पिता को सब कुछ बता दिया। काव्या के पिता ने अपने गुंडों से मंजू को बहुत बेरहमी से पिटवाया और एक झूठे केस में उसे 1 साल के लिए जेल भिजवा दिया। जब मंजू जेल से छूटकर वापस आया, तो समाज के डर से उसकी अपनी मां ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उधर काव्या की शादी भी कहीं और हो चुकी थी। अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद होते देख मंजू उस मुखबिर बुढ़े से बदला लेने के लिए पागल हो गया। मंजू ने उस बुढ़े की जवान बेटी को किडनैप करके जंगल के एक पुराने सूने घर में बंद कर दिया और खुद गांव वालों को वहां बुला लाया। सबने समझा कि उस बुढ़े ने खुद अपनी ही बेटी के साथ गलत काम किया है, जिसकी वजह से समाज में उस बुढ़े की थू थू होने लगी। लेकिन इस बदनामी और कलंक को वह मासूम लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। मंजू का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ, क्योंकि अपनी बेटी के मरने का उस बुढ़े को कोई अफसोस नहीं था। लेकिन एक दिन उसी बुढ़े की लाश उसके घर में हाथ पैर बंधी हालत में बेहद दर्दनाक तरीके से मिली। गांव वालों ने मंजू को हथियार के साथ वहां से भागते देखा था, इसलिए सबने मान लिया कि मर्डर मंजू ने ही किया है और मंजू तब से गायब था। सीताराम को मंजू की बहन की शादी के एक वीडियो से पता चलता है कि मंजू अपनी पहचान बदलकर उसी पोस्टमार्टम डॉक्टर के क्लिनिक में असिस्टेंट का काम कर रहा था। पुलिस तुरंत जाल बिछाकर मंजू को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में मंजू रोते हुए सच उगल देता है। वह कहता है कि उसने बुड्ढे की बेटी को बदनाम जरूर किया था, लेकिन जब वह बुड्ढे को मारने उसके घर पहुंचा तो कोई उसे पहले ही तड़पा तड़पा कर मार चुका था। मंजू सिर्फ डर के मारे वहां से भागा था। असली कातिल कोई और है, जिसके अंदर मंजू जैसा ही दर्द और गुस्सा भरा हुआ है। इसके बाद समाज को मुंह न दिखा पाने के दर्द और गिल्ट में मंजू जेल के अंदर ही सुसाइड कर लेता है। मामला फिर से उलझ जाता है, लेकिन तभी सीताराम की बहन पुलिस स्टेशन आती है कि उसका पति यानी सीताराम का जीजा गायब है और उसकी बेटी के कमरे के बाहर भी किसी ने वही टॉय वीणा रख दी है। सीताराम समझ जाता है कि किलर का अगला निशाना उसका अपना जीजा है। जीजा का फोन ट्रेस करते समय बैकग्राउंड में एक खास धुन सुनाई देती है। सीताराम को याद आता है कि यह वही धुन है जो उसने उस मृत सफाई कर्मी महिला के घर में सुनी थी। तभी उसे रिटायर्ड इंस्पेक्टर की एक और बात याद आती है कि उस मुखबिर बुढ़े की बेटी के सुसाइड के बाद उसका एक छोटा बेटा भी था, जिसे बाद में एक अकेली महिला ने अपने बेटे की तरह पाला था। वह छोटा बेटा और कोई नहीं, बल्कि उस सफाई कर्मी का बेटा शिवा था। बचपन में शिवा ने अपनी बड़ी बहन को, जो उसके लिए मां जैसी थी,
समाज के कलंक की वजह से दम तोड़ते देखा था। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए बचपन में उसी ने अपने सगे पिता यानी उस बुढ़े आदमी को बेरहमी से काटा था, जिसका इल्जाम मंजू पर आ गया था। बाद में एक अच्छी माँ का प्यार पाकर शिवा शांत हो गया था, लेकिन माँ की मौत के बाद वह फिर से अकेला हो गया और अपनी बहन का पुराना रेडियो सुनने लगा। एक दिन काम करते वक्त म्यूजिक क्लास के बाहर उसने एक बाप को अपनी बेटी पर चिल्लाते और म्यूजिक सीखने के लिए डांटते हुए सुना। ये देखते ही शिवा का बचपन का वो भयानक ट्रॉमा फिर से जाग उठा। उसे अपने पिता की याद आ गई, जो उसकी बहन को गाने और म्यूजिक के लिए तड़पाते थे। शिवा ने कसम खाई कि वह हर उस बाप को जान से मार देगा जो अपनी बेटी की आजादी और उसकी खुशियों का गला घोटता है। वह हर विक्टिम में अपने उसी क्रूर पिता को देख रहा था, और हर कत्ल के बाद टॉय वीणा छोड़ना उसकी तरफ से एक संदेश था कि बेटियों की आवाज मत छीनो। सीताराम फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए शिवा के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां उसने जीजा को बंधक बना रखा था। सीताराम और शिवा के बीच एक बेहद खतरनाक और खूनी लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान शिवा का वो पुराना रेडियो टूट जाता है, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा पागल और हिंसक हो जाता है। आखिरकार खुद को बचाते हुए यानी सेल्फ डिफेंस में सीताराम एक लोहे के पाइप से शिवा पर वार करता है और शिवा वहीं ढेर हो जाता है। मरते वक्त भी शिवा अपनी बहन की याद में उसी टॉय वीणा को सीने से लगाए आखिरी सांस लेता है। सीताराम की जीजा की जान बच जाती है। फिल्म के एंड में सालों से नाराज बैठी सीताराम की बहन अपने भाई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उसे माफ कर देती है। दोनों भाई बहन के बीच की कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और इसी इमोशनल नोट के साथ ये बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म यहीं खत्म होती है।